जा रही है और कांग्रेस दफ्तर में, जहां बताया जाए राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, उनका तांता लगा हुआ है और लगातार वो उनमें जोश और खरोश जो है वो भरा हुआ है। इसको किस तरह से इस पूरे फैसले को देखा जाए, इसके सियासी मायने क्या हैं और क्या इसको बीजेपी का एक सेल्फ गोल ही माना जाए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हेमंत अत्री जी जुड़ गए हैं, जिनसे मैं इस पूरे मामले में बात करूंगी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद बुशरा जी। हेमंत जी, इस पूरे फैसले को राजनीतिक तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो बुशरा जी कोई शक नहीं कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बहुत बड़ी राहत है। और जितनी बड़ी राहत ये कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन इंडिया के लिए है, उतनी ही बड़ी आफत ये प्रधानमंत्री मोदी और उनके एनडीए के लिए है। उसका सीधा साधारण कारण ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को एक ऐसे केस में सजा दी गई जिसका कोई सिर पैर नहीं है। सारे पॉलिटिशियन इस तरह की बयानबाजी करते हैं, इस तरह की तुकबंदी करते हैं, लेकिन इसमें सजा केवल पूरे भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में ये पहला केस था जिसमें किसी पॉलिटिशियन को राजनीतिक बयान के ऊपर मानहानि के केस में सजा हुई। पहली बात तो ये। दूसरी, इसमें एक छोटी सी करेक्शन मैं कर दूं, ये सजा पर स्थगन नहीं है। सजा तो उसी दिन स्थगित हो गई थी जिस दिन जो ट्रायल कोर्ट ने किया था। ये उनको कन्विक्ट करने की प्रक्रिया पर स्टे है। इसमें फर्क है बुशरा जी। स्टे जब होता है कन्विक्शन का, तो उसमें ये होता है कि आपके जितने भी पद लाभ हैं वो सारे दोबारा से बहाल हो जाएंगे। तो ये लीगल टर्म है। सजा सस्पेंशन सेम डे हो गई थी क्योंकि 2 ही साल की सजा थी। नाउ द कन्विक्शन हैज बीन स्टेड। तो इससे क्या है कि राहुल गांधी की न केवल लोकसभा सचिवालय को सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, बल्कि उनकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं एज ए एमपी, वो सारे के सारे बहाल हो जाएंगे। दैट इंक्लूड्स हिज हाउसिंग, हिज डिप्लोमेटिक स्टेटस एंड व्हाट नॉट, जो भी चीज। अब इसमें समस्या क्या आएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि राहुल गांधी इस पूरे संघर्ष के बाद, जैसा आपने कहा, इतने दिनों के 133 दिनों के बाद, इसके बाद जब वो बाहर निकलेंगे दोबारा लोगों के बीच में, तो कांग्रेस पार्टी ने उनको पहले ही जननायक कहना शुरू कर दिया है। जननायक इन दी सेंस कि सरकार की तमाम जातियों के खिलाफ लड़ते हुए एक आदमी, और अब सुप्रीम कोर्ट से विजयी होकर आया है और उसने माफी नहीं मांगी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने अपने जवाब में भी ये कहा, अगर आपको याद हो, कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। एक तरफ जहां दूसरी तरफ बात होती है, हर तरफ माफी वीरों की बात होती है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने स्टैंड पर कायम रहे। और जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, खासतौर पर ट्रायल कोर्ट के लिए, वो बहुत गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इस केस के अंदर मैक्सिमम 2 साल की सजा परमिसिबल है, और अगर 1 दिन की भी सजा कम होती, जो कि जज साहब को इस पर ध्यान देना चाहिए था, मैक्सिमम सजा देते टाइम आपको स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ता, उसमें बहुत सारी डेज डालनी पड़ती है। यहां पर ट्रायल कोर्ट के जज ने क्या किया है कि सजा मैक्सिमम दी है, और वो उन्होंने रिलाई किया है केवल और केवल पूर्णेश मोदी के बयानों पर या उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर। उन्होंने अपनी तरफ से, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं, उन्होंने अपनी तरफ से इसमें कोई भी ठोस कारण नहीं बताया कि मुझे इसमें 2 साल की मैक्सिमम सजा क्यों देनी पड़ रही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। इसी तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी को जब बहस शुरू हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग बहस हुई। आज हम जैसे जो कानून के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बहस थी। जस्टिस दवे ने शुरुआती सेंटेंस में ये कहा कि मिस्टर सिंघवी, अगर आपको कन्विक्शन स्टे कराना है तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्गुमेंट्स करने पड़ेंगे। और सिंघवी ने कहा कि साहब मैं उसी के लिए आया हूं। तो जो सब कुछ सामने है देश के, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन जो सिंघवी ने सबसे बड़ा स्टैंड पॉइंट लिया, उन्होंने ये स्टैंड लिया कि वो एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुने हुए वायनाड कंस्टिट्यूएंसी के करोड़ों लोगों के, उनको एक बयान के ऊपर आपने मैक्सिमम सजा दे दी, बिना किसी कारण के, बिना किसी तथ्यों में जाए। और जिस तरीके से दी गई, जो अपेलेंट था वो खुद ही कोर्ट में, हाई कोर्ट में जा रहा है अपनी अपील के खिलाफ कि मेरा स्टे कर दीजिए, मुझे सबूत लाने हैं। फिर वो कहता है जी मेरा स्टे वैकेट कर दीजिए, हाई कोर्ट स्टे वैकेट कर देता है, और 1 महीने के अंदर राहुल गांधी को मैक्सिमम सजा दे दी जाती है। तो इस सारी प्रक्रिया को उन्होंने रखा। दूसरा, अभिषेक ने वहां सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही कि साहब ये केवल मेरे मुवक्किल का मामला नहीं है कि उनका नुकसान हुआ है, जो वायनाड का इलेक्टोरेट है, जिन्होंने लोग राहुल को चुना है, ये उनका भी नुकसान है, उनकी आवाज कौन संसद में उठाएगा। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात केंद्र सरकार के बारे में कही कि केंद्र सरकार और इनके सारे वकीलों का एक ही फोकस क्यों है कि मेरा मुवक्किल राहुल गांधी 8 साल तक संसद से बाहर क्यों हो जाए, इनका इस बात में फोकस क्यों है। ये सारी के सारे ऐसे आर्गुमेंट्स थे
जिसपे कोर्ट ने पूरा संज्ञान लिया, पूरा डिस्कशन किया और उसके बाद कन्विक्शन स्टे किया। अब भारतीय जनता पार्टी का संकट यहीं से शुरू होगा कि किस मजबूरी के तहत इतनी जल्दी में 24 घंटे के अंदर मानहानि का केस था। और एक और चीज ध्यान रखिएगा मुशर्रफ जी, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो ये है कि मॉरल ट्रिपिट्यूड का एक्ट होना चाहिए, ठीक है, नैतिकता का कोई बात हो, या एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी एट लार्ज। तो मानहानि का केस वो सोसाइटी के खिलाफ नहीं था जो आरोप था। इस तरीके से जो राहुल गांधी को राहत मिली है, अब कांग्रेस पार्टी और उनका जो गठबंधन है इंडिया, उनको पूरे देश में ये बात कहने का मौका मिलेगा कि देखिए किस तरीके से लीडर्स की मैन हंटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी देश में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, राहुल गांधी हर जगह ये कह सकते हैं कि देखिए मैंने माफी नहीं मांगी, मैं अपने स्टैंड पर अडिग रहा और हाईएस्ट कोर्ट से मुझे न्याय मिला। तो वो जो नरेंद्र मोदी जो करते हैं, हर जगह पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, 8500 करोड़ के जहाज में चलते हैं, गरीब माँ का बेटा बताते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, गरीब का बेटा चाय वाला बताते हैं। तो राहुल गांधी उसी आदत के आदमी नहीं है, उन्होंने कभी विक्टिमहुड नहीं खेला है। लेकिन यहाँ पर वो एक फाइटर की भूमिका के तौर पे जरूर रहेंगे कि देखिए मैं मुद्दों पे खड़ा रहा, अडिग रहा और सुप्रीम कोर्ट से इनकी ज्यादतियों के खिलाफ लड़कर आपके बीच में आया हूं। इसका जवाब देना भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो पूरा जो ट्रोल आर्मी है उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है आने वाले समय में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास अब देखिए, अगर इनका सदस्यता बहाल होती है और मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेंडिंग है, अभी 8 तारीख को बहस शुरू होनी, जिस गति से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था पार्लियामेंट से, अगर उसी गति से उसको रिवोक किया जाता है तो राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत कर सकते हैं विपक्ष की तरफ से। फिर मोदी के साथ क्या होगा, वो फिर अडानी की बात उठाएंगे, बिल्कुल, वो फिर मणिपुर की बात हेमंत जी, ये भी बिल्कुल ये भी याद रखना चाहिए कि जिस दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में वो प्ले कार्ड लेकर आए थे जिसमें अडानी की पिक्चर थी और अडानी अंबानी हमारे दो की बात वो जो करते रहे हैं, उसके बाद ये केस दर्ज किया गया था। तो गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़े गए थे और थाली में सजाकर एक मौका दिया गया था। तब भी राहुल गांधी को इसका फायदा मिला था, सिंपैथी मिली थी जनता की। वो तस्वीरें भी जनता ने देखी थी जब वो अपने घर को खाली कर रहे थे और किराए का घर भी ढूंढ रहे थे वो अपने लिए। और अब आप ये देखिए कि एक ऐसे मामले पर जो पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, उसमें क्रिमिनल डेफेमेशन का केस करके और 2 साल की सजा दी गई, सांसदी उनकी रद्द हो जाती है। तो ये सारी चीजें पहले से ही उनके फेवर में जा रही थी। और दूसरा, जब राहुल ने ये कहा कि ना वो झुकेंगे ना डरेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा दाखिल करके ये बोला उन्होंने कि वो माफी नहीं मांगेंगे। ये जो एक एटीट्यूड है, ये जो एक परसेप्शन वो अपने पूरी पर्सनालिटी के इर्द गिर्द बना रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक तरह से एक काट है जो जिस तरह से लार्जर देन लाइफ इमेज जो है वो मोदी की बनाई जाती है, उसका एक तरह से ये काट, एक परसेप्शन बनाकर राहुल गांधी भी पेश कर रहे हैं? ये कई बात है, कई चीजें ऐसी हैं जो जनता के अभी नोटिस में नहीं है। अगर आपको याद हो, नरेंद्र मोदी 2014 से क्या कहते आ रहे हैं कि सोनिया गांधी के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, राहुल गांधी के पास अरबों रुपए की संपत्ति है, रॉबर्ट वाड्रा दामाद देश के, इतने आपत्तिजनक शब्द प्रयोग करते रहे हैं वो। राहुल गांधी से खुद ईडी ने पूछताछ की 50 घंटे, सोनिया गांधी से पूछताछ की, वाड्रा से पूछताछ की ईडी ने। क्या किसी भी केस के अंदर राहुल गांधी को आप सजा नहीं दिला पाए जो आपको इतने छोटे केस के अंदर मानहानि में उसकी सजा करनी पड़ी और उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा? देश की जनता ये सवाल पूछेगी ना आप नरेंद्र मोदी से, वो कहेंगे ना कि आप लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, ईडी पूछताछ करती थी जेल के मामले में, तमाम चीजें रहती थी, और आपने उनकी सजा एक मानहानि के केस में की। और वो मानहानि जिसके सबसे ज्यादा इस देश में कोई शौकीन है तो वो खुद नरेंद्र मोदी जी हैं। वो किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, किसी को जर्सी काऊ कहते हैं, सारे विपक्ष के बारे में क्या क्या बातचीत कहते हैं वो। तो इस सारे में राहुल गांधी एक बहुत बड़े विनर के तौर पर अब सामने आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से मणिपुर, मेवात और तमाम तरह के घटनाक्रम देश में, आर्थिक स्थितियां, महंगाई, टमाटर भी आदमी खा नहीं सकता, सब्जी खरीद नहीं सकता, इन अडानी का जो मसला है, राफेल का जो मुद्दा है, पेगासस का जो मसला है, इन मुद्दों पर राहुल गांधी जब अब सवाल उठाएंगे संसद के अंदर और संसद के बाहर, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने आज तक तो जवाब नहीं दिया उसका, किसी भी सवाल का, लेकिन अब तो जवाब देना पड़ेगा ना। क्योंकि अगर अब सवाल को मिस करेंगे तो 4 राज्यों के चुनाव तो विधानसभा के आ रहे हैं नवंबर में, और अगले साल आम चुनाव आ रहे हैं। तो मोदी जी संसद में तो बच सकते हैं, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में कहां तक बचेंगे, ये चीज समझने की है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो आपने शुरू में कहा कि जोश, वो जोश क्यों है?
देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी चाहे खड़गे को अध्यक्ष बना दे, चाहे उनका महागठबंधन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हकीकत ये है कि जो आवाज राहुल गांधी की है, जो मीनिंग उस बात का है और जो कवरेज उनको मिलती है, वो बेसिक सुपारी मीडिया में ना मिले, बाकी सब जगह मिलती है, तो उसका एक अपना असर है। जो राहुल गांधी जिस टोन और टेंडर में अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी को, वो इस देश में कोई दूसरा नेता नहीं कर पाता है। सच बात है ये। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत का कारण बनने जा रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ भी गई होगी। जिस जल्दबाजी के साथ, मुझे ये बताइए, दिल्ली में कितने ऐसे नेता हैं जो बहुत सालों से सांसद नहीं, वो अपने घरों में रह रहे हैं ना सिक्योरिटी के कारण। राहुल गांधी के तो दादा और माँ, सॉरी, दादी और पिताजी दोनों की इतनी ब्रुटल हत्या हुई है। Z+ कैटेगरी के एसपीजी प्रोटेक्टी रहे हैं, पहले उनसे एसपीजी ली गई, फिर उनका सरकारी मकान आपने छीन लिया। आपको मैं रोकना चाहूंगी हेमंत जी, क्योंकि राहुल गांधी का ट्वीट आया है। लोगों को इंतजार था कि राहुल गांधी इस पूरे मामले पर कुछ बोलेंगे। उनका ट्वीट इस मामले पर आया है और वो ट्वीट हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने लिखा है, कम व्हाट मे, माय ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो उन्होंने इस बात को फिर से रिट्रेट किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम व्हाट में, जो उनका मकसद है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोटेक्ट करना, वो उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे और मोहब्बत की बात वो हमेशा से करते रहे हैं। और हमें ये हेमंत जी, शायद आपको याद हो वो बाइट जहां पर बहुत जोश में राहुल गांधी ने कहा था, उनकी वो स्पीच थी जहां उन्होंने कहा कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, कोई कांग्रेस का नेता माफी नहीं मांगेगा, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, माफी अगर किसी को मांगनी है तो वो नरेंद्र मोदी को मांगनी है, यानी कि जनता के साथ जो उन्होंने छल किया है उस पर उन्हें माफी मांगनी है। तो ये जो एक पूरा एक तरफ तो पूरा अमला लगा दिया गया था राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए, लेकिन उस सब में वो आउटशाइन हुए हैं, वो उभर कर आए हैं अपनी मेहनत से। चाहे आप कुछ भी उनको शहजादा कहें, चाहे कुछ भी उनको, से उन्होंने ये जगह बनाई है लोगों के दिलों में। इकोनॉमिक्स भी है। अनम्यूट कर लीजिए आपने। जी सॉरी जी, सुनाई दे रहा है। मेरा तो ठीक आ रहा है आपको आवाज? जी। जो राहुल गांधी को पिछले 9 साल के अंदर जिस तरीके से ट्रोल किया गया है, उसकी भी एक इकोनॉमिक्स है। जितना पैसा नरेंद्र मोदी को एज ए ब्रांड एस्टेब्लिश करने में उनकी पार्टी ने लगाया है, उससे कम पैसा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में नहीं लगा है, उतना ही पैसा लगा है। और इसीलिए मैं आज के मीडिया को सुपारी मीडिया कहता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया क्या होता है कि वो किसी की गोदी में बैठ के किसी का पीआर करता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर में जो 9 साल का मीडिया है, वो गोदी में बैठ के दूसरों की सुपारी भी लेता है अपोजिशन की। इसलिए मैं इसको सुपारी मीडिया कहता हूं। जो हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी को लार्जर देन लाइफ एस्टेब्लिश किया गया, उतना ही पैसा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में लगा है, जो कि एमफिल करके आए हैं ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से। वो दुनिया के किसी भी मुद्दे पर इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। He is always open to communication with the people, one on one and on any platform. और नरेंद्र मोदी जी का क्या स्थिति है कि अगर 2 शब्द भी कहने पड़ते हैं तो डायरी में झपट के, आपने देखा होगा गल्फ में अंदर अभी 2 शब्द पढ़ने पड़ रहे थे उनको स्वागत के, शाह के साथ, वो भी पढ़ रहे थे उसको डायरी में से। यही हाल अमेरिका में था। नरेंद्र मोदी को आज तक प्रधानमंत्री के तौर पर एक सवाल का जवाब देना पड़ा है अमेरिका में, व्हाइट हाउस में, क्योंकि वो उन्होंने उनको फोर्स किया कि आपको, हमारा ये ट्रेडिशन है, ये परंपरा है, जो भी स्टेट विजिट पे आता है, स्टेट डिनर होता है, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने तमाम प्रयास किए कि ये ना हो। अल्टीमेटली एक क्वेश्चन पे सहमति बनी और उस क्वेश्चन में भी क्या फजीयत हुई पूरी दुनिया ने देखा। तो नरेंद्र मोदी बेसिकली एक प्रोडक्ट है मार्केटिंग के, बहुत रिग्रेसिव मार्केटिंग के। और राहुल गांधी को पप्पू एक इंटेंट के तहत बनवाया गया। लेकिन वही चीज आज उल्टी पड़ती जा रही है भारतीय जनता पार्टी पे, क्योंकि सारी चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं। कठोर से कठोर सवाल, कठोर से कठोर लहजे में पूछे जाते हैं और राहुल गांधी बड़ी शालीनता से उसका जवाब देते हैं। कोई मोदी जी से कोई सवाल जी, 9.5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे कहते हैं, जहां आप किसी भी जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब दें, वो नहीं की गई है। लेकिन राहुल गांधी हर मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन फिर भी बहादुरी के सारे तमगे जो हैं वो प्रधानमंत्री के नाम है कि वो किस तरह से हर चीज का जवाब देते हैं। एक बार फिर से, जो कि क्योंकि लगातार हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी का जो ट्वीट है
वो एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि ये बेहद जरूरी है। लोग अभी जानना चाहते हैं, आपसे कुछ देर बाद सुन भी शायद राहुल गांधी को पाएंगे कि वो इस पूरे मामले के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है। सो कम वॉट में माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, कुछ भी हो जाए मेरी ड्यूटी सेम रहेगी, एक जैसी रहेगी, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कम वॉट में माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। तो राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है और कहा है कि उनका मोटो जो है, उनका मकसद जो है वो सेम रहेगा, कुछ भी हो जाए, कि वो आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोटेक्ट करें। और ये कोई छोटी बात नहीं है, दिन रात हम ये देख रहे हैं कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसी को ही कुचला जा रहा है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, सब धर्मों के, सब जात के लोग जो हैं एक साथ मिलजुल कर रहें, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो, नफरतों के नाम पर लोगों को बांटा ना जाए, धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। यही एक आइडिया ऑफ इंडिया है जिसकी बना पर ये देश बना था। और उन्होंने कहा है कि मेरा मकसद यही है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोटेक्ट करना। और हेमंत जी, यही हम ये देख रहे हैं, चाहे कितने भी बीजेपी के तमाम कांग्रेस के तमाम लीडर्स हो या राहुल गांधी का ये ट्वीट देख लें, वो बार बार इसी बात को ही, मोहब्बत की बात को, आइडिया ऑफ इंडिया की बात को, सत्यमेव जयते, इन तमाम बातों को, न्याय को, इंसाफ को, इन तमाम बातों को ही कह रहे हैं। ये तमाम बातें शायद सुनने के लिए कान जो है लोगों के तरस गए हैं, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ नफरत ही परोसी जाती है और डिजिटल पत्थरबाज बिठाए गए हैं, डिजिटल जो आप कहते हैं ना, एक तरह से सुपारी मीडिया जो आप बोले, वो बिठाए गए हैं जो दिन रात नफरत फैलाते हैं। ऐसे में ये जिम्मेदारी है विपक्ष की भी, और जिस तरह से राहुल गांधी ने रिट्रेट किया है कि आइडिया ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना। देखिए बुशरा जी, आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ी है ना, इस फैसला आने के बाद, कन्विक्शन के होने के बाद, ये समझ में आता है कि उनको रियलाइजेशन हो गया है कि उनको किस रास्ते पे जाना है। सत्यमेव जयते, आइडिया ऑफ इंडिया, डेमोक्रेसी की जीत, मोहब्बत की दुकान, ये वो सारे शब्द हैं जिनको सुनने के लिए ये देश बहुत लंबे समय से तरस रहा है। आज की तारीख में हर तरफ नफरत है, हर तरफ संप्रदायवाद है, हर तरफ जाति का जहर घोला जा रहा है। ऐसी सूरत में जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद, आप कल्पना तो कीजिए, 3500 किलोमीटर राहुल गांधी चले, कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक, कहीं कोई एक इंस्टेंस नहीं हुई, छोटी सी घटना। और मेवात के अंदर एक 30 किलोमीटर की यात्रा, और हरियाणा का क्या हाल कर दिया, दक्षिण हरियाणा का। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी का और कट्टरवादी संगठनों का। जिस दिन कांग्रेस पार्टी को, नेताओं को ये समझ में आ जाएगा कि डर के आगे जीत है। राहुल गांधी ने क्या किया, वो चाहते तो ट्रायल कोर्ट में माफी मांग लेते उस दिन, ये सारा संकट ही खड़ा ना होता। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कह देते, उन्होंने उल्टा स्टैंड लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब, जो उनका रिप्लाई था, जो उनकी पिटीशन है, उसकी शुरुआत यहां से की कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो सीना था, एक तो होते हैं फर्जी 56 इंची, फर्जी सरदार पटेल, कुछ भी अपनी ब्रांडिंग खुद ही किए जा रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो अपने कार्यों से, अपने डीड से, अपने एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन से चीजों को देश के सामने साबित करता है। ये बात अगर कांग्रेस पार्टी को समझ में आई, और कांग्रेस पार्टी के ऐसे तमाम नेता जिनके ऊपर सीबीआई, ईडी के तमाम केसेस चल रहे हैं, अगर वो भी सीना तान के अगर खड़े हो जाएं, तो कांग्रेस पार्टी की पुरानी ग्लोरी वापस आ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी जितना नैतिक बल कहां से आएगा, और जिस दिन नैतिक बल आ जाएगा उस दिन ये जो फर्जी राष्ट्रवाद और ये सांप्रदायिकता है, ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये तो केवल समझने की बात इतनी है कि कब आप उनके सामने सीना तान के खड़े होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कांग्रेस ही नहीं, सारा विपक्ष सीना तान के नहीं खड़ा होता है, तो आगे आने वाले चुनाव में उनको अपना अस्तित्व भी ढूंढने से नहीं मिलेगा, ये निश्चित मान के चलिएगा। जी जी, और ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं ये अभी की तस्वीरें हैं, और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी मौजूद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। यहाँ पर राहुल गांधी को फूल दिए गए हैं और बुके दिया गया है, उन्हें मुबारकबाद का, मिठाई खिलाई गई है, स्टॉल उनको उड़ाई गई है। तो जो जश्न का माहौल है वो साफ तौर पर पूरे कांग्रेस के खेमे में देखा जा सकता है। उनको इंतजार था इस लम्हे का कि कब उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। जाहिर सी बात है 133 दिन का इंतजार जो है वो राहुल गांधी ने किया है, 133 दिन का इंतजार कांग्रेस ने किया है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है, कांग्रेस के सपोर्टर्स ने किया है। और यही वजह है कि देखिए आज पूरे उसमें ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन जीता हो, उस तरह की एक जो सेलिब्रेशंस हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। उत्साहित जो कार्यकर्ता हैं, वो लीडर्स हैं,
वो नजर आ रहे हैं। और ये जो जोश है, ये ऐसा ही नहीं है, बल्कि ये एक नई जान फूकेगा कार्यकर्ताओं में। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अगले साल स्टेट के इलेक्शंस हैं और लोकसभा चुनाव हैं। तो ये जो एक राहुल गांधी ने स्टैंड लिया है, उससे जो उनके कार्यकर्ता हैं, इलेक्शन अगर कोई जिताता है अगर किसी पार्टी को, तो उसमें कार्यकर्ता की भूमिका कितनी अहम होती है ये कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जो जोश भरा है राहुल गांधी के इस फैसले के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं में, इसका फायदा पॉलिटिकली भी और इलेक्टोरल भी इनको देखने के लिए मिलेगा, चुनाव में भी देखने के लिए मिलेगा। ये साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि एक नेता के पीछे ही कार्यकर्ता चलते हैं और जनता चलती है। और ऐसे में कार्यकर्ता अगर जोश में होंगे, जाहिर सी बात है जो बातें कही गई है, जो आइडियोलॉजी है पार्टी की, उसको ज्यादा से ज्यादा वो पहुंचा पाएंगे जनता तक। हेमंत जी, ऐसे में ये जो पूरा फैसला आया है, क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में जो स्टेट में इलेक्शंस हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मध्य प्रदेश में तो अभी हाल ही में 3-4 बार, बल्कि उससे भी ज्यादा अमित शाह मध्य प्रदेश गए हैं। तो ये नजर आ रहा है पूरे का पूरा कि उनको पता है कि ये जो पॉलिटिकल बैटल है, ये उनके लिए अब बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। ऐसे में ये फैसला आना, इससे कार्यकर्ताओं में जोश भरना, नेताओं में जोश भरना और एक स्टैंड लेना कि हमने कह दिया तो कह दिया, डरेंगे झुकेंगे नहीं, ना माफी मांगेंगे, इसका फायदा मिलेगा चुनावी तौर पर क्या? निश्चित तौर पे बुशरा जी, जो आपके अभी मंच पे लाइव चल रहा है, आप जरा उस सीन को देखिए। नरेंद्र मोदी के मंच पर उनके अलावा क्या किसी की ये हिम्मत होती है क्या, कोई हैसियत होती है क्या? अडवाणी जी खड़े होते हैं वहां पर, वो उनकी तरफ देखते भी नहीं, अडवाणी जी हाथ जोड़ रहे होते हैं। और यहां देखिए, जो जिसको ये डायनेस्ट कहते हैं, वो व्यक्ति एक दलित नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनको उनके अपने हाथ से मिठाई खिला रहा है एक अध्यक्ष के तौर पर, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहा है विद ऑल ह्यूमिलिटी। और जब भी आप देखा होगा आपने पिछले कुछ दिनों में, जब भी कोई मीटिंग होती है, राहुल गांधी के घर पे नहीं होती है मीटिंग, मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाते हैं। ये फर्क है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आपने कितने बार जेपी नड्डा के घर पे देखा है, या उससे पुराने अध्यक्ष के घर पे देखा था? केवल बात यह है कि राइट ऑप्टिक्स का सवाल है। और इस राइट ऑप्टिक्स के मामले में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है। उन चीजों का अब सामने, उनकी जो गलतियों का जो भुगतान है वो उन्होंने बहुत पुराने समय से कर रहे हैं, और अब वो अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब आप मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी जाएंगे, छत्तीसगढ़ में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, तो वो इस अथॉरिटी, मॉरल अथॉरिटी के साथ ये कहेंगे कि डरिए मत। अभी तक वो सारा देश का जो माहौल है, सारा देश डरा हुआ था। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, 9 साल में नरेंद्र मोदी सरकार की केवल ये दूसरी हार है, बड़ी हार। पहली हार उनकी 3 किसान बिलों को वापस लेने की हार थी, और दूसरी हार अब संसद के अंदर राहुल गांधी की वापसी। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है बुशरा जी। इसके क्या मायने होंगे, क्या स्थितियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, लेकिन एक बात निश्चित मान के चलिएगा कि जो ये ऑप्टिक्स आज देश में चल रही है, ये अपोजिशन अलायंस के लिए एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है अपने आप को री इन्वेंट करके आगे बढ़ने का। और भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी अवसर है कि वो अपने प्रधानमंत्री जी और उनका जो पूरा जगरनट है, वो अपने अहंकार को त्याग करके ह्यूमिलिटी अगर सीख लें तो ज्यादा बेहतर होगा। वरना ये चुनावी वर्ष के अंदर उनकी एक दूसरी किस्म की इमेज बनती जा रही है लोकतंत्र में, जो कि बहुत अच्छी नहीं है, ना उनके लिए, ना उनकी पार्टी के लिए, और ना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। जिस तरीके से वो विपक्ष को नकार रहे हैं, उनकी मौजूदगी को ही, उनकी बात ही सुनने को तैयार नहीं है 9 साल से। ये देश देख रहा है उस बात को। इसका अवसर ये है कि वो अभी से अपने आप को रियलाइज। हेमंत जी, आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस जो है आजकल वो नैरेटिव सेट करती है, और उस नैरेटिव का पीछा जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आती है? आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं भारत जोड़ो यात्रा की, उनकी टी शर्ट को लेकर जिस तरह से वो सर्दियों में भी सिर्फ टी शर्ट में नंगे पैर घूम रहे थे, उसको लेकर उसकी टी शर्ट कितनी महंगी है, इस सबको लेकर जो कुछ किया गया वो उल्टा जो है बीजेपी के ऊपर ही आकर पड़ा। चाहे अब इंडिया की बात करें, इंडिया नाम को लेकर जो घबराहट है कि उसे इंडियन मुजाहिदीन से मिला देना, पीएफआई से मिला देना, और दूसरे नामों से उनको मिला देना, तो अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम होने लगी है। इसको लेकर पीआईएल भी दाखिल कर दी गई है कोर्ट में, और उसको लेकर सुनवाई भी होनी है। तो आपको आपको नहीं लग रहा कि ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं दिखा रही हैं कि अब
ये पहले ये होता था कि शायद बीजेपी नैरेटिव सेट करती थी और कांग्रेस उसका जवाब देती हुई नजर आती थी। अब उल्टा हो रहा है कि अब कांग्रेस और जो उसके साथी दल है वो एक नैरेटिव सेट करते हैं और बीजेपी बस उसके जवाब के और उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। गुजरात जी, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कुछ और है। इसमें यह है कि कांग्रेस जी नैरेटिव सेट करती है और भारतीय जनता पार्टी उससे भाग जाती है। अडानी का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी भाग गई, किसी नेता के मुंह से अडानी निकला। राफेल का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी भाग गई, किसी ने नाम लिया हो राफेल का। पेगासस का नाम लिया, आज तक कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब आया हो। इवन सुप्रीम कोर्ट तक को यह नहीं बताया कि हमने खरीदा या नहीं, हाँ या ना। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने ही जो उन्होंने जो बिछाई है, जो अपना बोया है, आज की तारीख में उसको काट रही है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या होती है बुशरा जी, कि आप अपने पिच पर खेलें। कांग्रेस पार्टी की पिच क्या है? राष्ट्रवाद की, देश को आजाद कराने वाली पार्टी की, डरने की नहीं, संघर्ष करने की। भारतीय जनता पार्टी की क्या पिच है? भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता, जाति के आधार पर लड़ाना और फर्जी राष्ट्रवाद फैलाना। अगर कांग्रेस पार्टी को ये रियलाइजेशन आज हो रहा है, ये इस देश के ओवरऑल स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है कि फर्जी राष्ट्रवाद, सुपारी मीडिया और नकली नैरेटिव्स के साथ बहुत लंबे समय तक आप चल नहीं सकते, आपका फंसना तय है। आज वही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है, जो वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। आप टमाटर की महंगाई बात करें तो कहते हैं टमाटर मत खाओ। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग खबर पढ़ रहा था, पंजाब के गवर्नर ने चिट्ठी निकाल दी, एक ऑर्डर निकाला कि राजभवन में अब टमाटर नहीं आएंगे। आपने सुना है कभी इस तरह के ऑर्डर? आपने खाना है तो खाइए, नहीं मत खाइए। इसको पब्लिक बनाने की चीज तो नहीं है ना। तो ये सारे के सारे जो पूरी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, राज्यपाल वहां पर बैठ के क्या कर रहे हैं? सरकारों को अस्थिर कर रहे हैं। जो इनके जो सभापति हैं, वो क्या इनका रोल हो रहा है लगातार डेमोक्रेसी, किस तरह की साइड ले रहे हैं? ये बड़ा गंभीर है, अपने आप में रोचक है देखना।